रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process in which the production of new individuals by parents is called reproduction. यस, The process by which living organisms produce young ones of their own kind. Reproduction of young ones of same kind. वेरी गुड, वो सब कुछ पता है। रिप्रोडक्शन का हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन अगर लिखना जाए तो एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हु प्रोड्यूस देयर यंग वन विद देयर सेम काइंड, ठीक है। अपने ही जैसे सेम काइंड को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन Continuity generation. हाँ, वेरी गुड। टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जनरेशन नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले हम क्या पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन जो Life process. वेरी गुड, रिप्रोडक्शन इज द फिफ्थ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज द फिफ्थ प्रोसेस। और जब फर्दर 4 प्रोसेस क्या है, उसके पहले की 4 प्रोसेस क्या है? सबसे पहला लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले जीवित रहना भी जरूरी है, ठीक है। और जीवित रहने के लिए अगर मैं यहाँ पे जीवित हूँ तो मेरी बॉडी में एक्टिविटी प्रॉपर हो रही है। 4 प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा Circulatory. वेरी गुड, सर्कुलेटरी। और चौथा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और लास्ट वाला हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों भाई लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब तुम जिंदा रहोगे तभी तो रिप्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है ना। और ये सिस्टम तो आपकी बॉडी में बचपन से होगा। आप जब पैदा होंगे बाय बर्थ, पैदा होने के बाद फिर आप चाइल्ड में आएंगे, उसके बाद फिर आप थोड़े से और बड़े होंगे, ठीक है। फिर आप थोड़ा टीनेजर्स में जाएंगे, टीनेजर्स के बाद में फिर आप यंग में जाएंगे, फिर अडल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अडल्ट होने के बाद फिर मिड एज में जाओगे, मिड एज के बाद फिर ओल्ड एज में जाओगे, और ओल्ड एज के बाद हमको सभी को ईश्वर के पास पहुंचना है, ठीक है। तो आप बस खाली जिंदा रहे और सब अपना सारा लाइफ स्पेंड किए और ईश्वर के पास चले गए, तो तुमने क्या दिया? पर भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, तो तुमने अपने जीवन काल में क्या किया? तुम कैसे याद रखे जाओगे? तुमको कोई क्यों याद करेगा? तुम्हारे पीछे अगर तुम कुछ अपना छोड़ के जाओगे, अपनी संतानें छोड़ के जाओगे, तभी तो तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा नाम लेगा। तो अपने इस लाइफ स्पैन में जब आप ये सिस्टम करेंगे, तभी आपका एक प्रोसेस जो है लाइफ की, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी स्पीसीज, आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके बिना अगर लाइफ कंटिन्यू नहीं है तो फिर जीने का क्या ही फायदा। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। जीवन का आधार ही है एक तरह से रिप्रोडक्शन। और लेकिन ये रिप्रोडक्शन आप जब आप पैदा होंगे तो आपकी बॉडी में ये चारों सिस्टम होंगे, जब आप यंग होंगे तभी आपकी बॉडी में ये चारों सिस्टम होंगे। लेकिन ये सिस्टम हम एक टाइम के बाद ही करते हैं। क्यों करते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है या एक बच्ची पैदा होती है तो सभी के अंदर, आप लोग बॉयज हैं तो बॉयज के अंदर, आपके अंदर भी स्पर्म्स होंगे। जब आप पैदा होंगे, जब आप 1 घंटे के होंगे तभी भी स्पर्म होगा। एक लड़की पैदा होगी तभी भी उसके अंदर ओवरी होगी, लेकिन कैपेबल नहीं होगी, ठीक है। उसकी एक्टिविटी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो उसको स्ट्रांग होने के लिए, उसको अपनी प्रोसेस करने के लिए, एक यंग वन को पैदा करने के लिए एक टाइम स्पैन चाहिए होगा जिससे वो मैच्योर हो जाए। एक बेबी को भी पूरे 36 वीक्स लगते हैं मम्मी के टम्मी में, ठीक है। 36 वीक्स लग जाते हैं, पूरे 9 महीने लग जाते हैं, तब वो एक सेम के बीज की तरह ऐसे होते हो तुम लोग मम्मा के टम्मी में, इस तरह से सेम के बीज जैसे, इतने छोटे से दाने जैसे होते हो। तो इस सेम के बीज को डेवलप होने में भी 9 मंथ लगते हैं। तो आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको डेवलप होने में भी आपको एक टाइम स्पेन देना पड़ेगा। इसीलिए उम्र रखी गई है, लड़कों की उम्र 21 ईयर और लड़कियों की उम्र 18 साल,
ठीक है, क्योंकि ये एक एज है जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है, एबल हो जाता है, और इस समय जो रिप्रोडक्शन होगा और जो यंग वन होगा वो काफी हेल्दी होगा, दिमाग से काफी मजबूत होगा और बहुत ही अच्छा प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ लिया कि भैया रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे योग्यता होती है अपने ही जैसे यंग वन को पैदा करने की। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हमारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जो ये ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करेंगे। टेबल मेज कुर्सी प्रोसेस नहीं करेगा। टेबल मेज कुर्सी यानी कि एक टेबल को दूसरे टेबल के पास रखा तो एक कुर्सी पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन प्लांट्स रिप्रोडक्शन करेंगे, प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से सीड, सीड से फिर से वो ग्रो अप करेंगे। ह्यूमन बीइंग में भी आपने देखा है, Life cycle. और आप एनिमल्स में भी देख लीजिए, चाहे चिक्स को देख लीजिए, चाहे स्नेक्स को देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, आपको रिप्रोडक्शन सभी करेंगे। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वन, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जिनमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। कैसे बताओगे? एग्जांपल बताइए। New individual is produced by a single parent. वेरी गुड। कोई भी एक सिंगल पेरेंट की जरूरत है, तो उसको कोई पेयर वेयर नहीं बनाना, कोई शादी विवाह नहीं करना है, वो खुद ही एबल है अपनी बॉडी के थ्रू एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक एग्जांपल पढ़ते हैं, किसका? अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक प्रोटोजोन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका कोई भी शेप और साइज नहीं होता। अमीबा का कोई भी शेप और साइज नहीं होता, ठीक है। और इसके पास सिर्फ क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया होते हैं, और एक सेल होता है, ठीक है, सेलुलर बॉडी होती है, सेल सैप होता है, या आप इसमें ये प्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है, एक सेल सैप होता है, बस ये होता है इसके पास में। स्यूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, और Capture फूड को, वेरी गुड, कैप्चरिंग फूड को भी इनगल्फ कर सकता है, वो खाने को भी इनगल्फ करेगा, मूवमेंट भी घेर कर, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एक भाई यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस इसका डिवाइड होगा और इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कैसे फिजन करता है? इसका जो एक प्रोसेस है अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो है क्या? बाइनरी फिजन। बाइनरी Fusion. फिजन। फिजन का मतलब, division. वेरी गुड, फिजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन मतलब मैम फ्यूज हो जाना। एक साथ मिल जाना. हाँ, वेरी गुड, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो होता है फ्यूजन, फ्यूज होना, दो चीजों का आपस में मिलना, दैट इज द फिजन, टूट जाना, ठीक है। तो इसका बाइनरी, बाई मतलब क्या होगा? दो। बाइनरी, बाई का मतलब हुआ टूट, और फिजन मतलब टूटना, तो टू पार्ट में टूटना। अब ये देखो, एक अमीबा है, तो पास में एक न्यूक्लियस है, तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो देखो ना अमीबा तो ऐसे ही बनेगा, अमीबा का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना, और जो न्यूक्लियस इसका होगा वो कैसे होगा? इस तरह से देखो, डिवाइड होना शुरू होगा, ये अभी ऐसा था, फिर ऐसे इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी इस तरह से, अपना साइटोप्लाज्म भी इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ, यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस ये बन जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से, फिर दो पार्ट में दो न्यूक्लियस के साथ में ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज द वन सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल बन गए, दो अमीबा बन गए, दैट इज द। अब सोचो, एक से दो बना रहा है ये, फिर ये दोनों ऐसा ही प्रोसेस करेंगे तो ये दो बनाएगा, फिर ये भी दो बनाएगा, 2 का 4. फिर वो दो बनाएगा, मतलब ये कितनी जल्दी अपना सिंगल पेरेंट ही कितनी जल्दी अपनी प्रजाति को बढ़ा लेता है, समझ में आ रहा है? तो एक तो हमने अमीबा का एग्जांपल पढ़ दिया, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा बाइनरी फिजन करता है, इसके पास स्यूडोपोडिया है, सेल सैप है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, धीरे धीरे डिवाइड होता जाएगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा,
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों आपस में 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 सेल इज कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल, दैट इज द क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और देखो जैसा ये वाला अमीबा है वैसा ही ये दोनों भी बनेगा, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल बनेगा। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि भाई सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, महत्व किसका ज्यादा होता है, तो क्या बताएंगे? Sexual reproduction. सेक्सुअल का। असेक्सुअल का महत्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। वेरी गुड, ये भी कह सकते हैं। स्पीशीज, साइज और कलर से। हाँ वेरी गुड, मतलब कहने का है कि देखो ये जैसा अब ये अमीबा जैसा था बिल्कुल वैसे ही 2 अमीबा निकलेंगे। ठीक है ना, तुम तुलसी जी का पौधा बोओगे तो सेम टू सेम तुलसी जी का पौधा निकल आएगा। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम मतलब डिफरेंसेस दिखेंगे। आप लोग सेक्सुअली पैदा हुए तो आप लोग अपने मम्मी पापा की तरह नहीं दिखाई देंगे, है ना। थोड़ा सा नाक नक्श में फर्क होगा, रंग में फर्क होगा, हाइट साइज में फर्क हो सकता है। ठीक है ना, बॉडी के शेप में, अपीयरेंस में, हर चीज में फर्क आ सकता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मम्मी पापा से भिन्न होंगे तो आपकी जो संतानें होंगी वो आपसे थोड़ी सी भिन्न होंगी, तो डिफरेंसेस आएगा, और डिफरेंसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। अगर एक ही जैसी तुम्हारा दिन एक ही जैसा हम बनाते रहे कि डिफरेंसेस तो आपको भी चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस तो आपको भी चाहिए। ठीक है, तो एक जैसी लाइफ कोई नहीं जीना चाहता, तो एक जैसे लोगों को कौन देखते रहेगा, तो इसलिए डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस आते हैं इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम जैसे एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म को वो जन्म देता है। एक और होता है मल्टीपल फिजन, ये भी इसी तरह से होता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या भाई, नाम ही है मल्टीपल। ये ठीक है, और इसमें ये क्या बन रहा है, न्यूक्लियस। Cytoplasm. सेल्स है सारी, कितनी है, बहुत सारी सेल्स है, और सारे सेल के अंदर क्या है, Nucleus. वेरी गुड, सारे सेल के अंदर क्या है, Nucleus. न्यूक्लियस। ठीक है, अब सोचो अगर ये सेल कहीं से भी बस्ट होती तो ये सारे निकल आएंगे बाहर। हालांकि ये क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और पूरा नाम विवेक्स नहीं, वाइवेक्स, मार्क प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीसीज है, किसकी स्पीसीज है, किसका सुंदर सा नाम है ये, मच्छर। मच्छर का नाम देखो कितना सुंदर है, तुम लोग सभी अच्छा सुंदर बड़ा नाम भी है, कास्ट भी है, सब है उसका। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीसीज है मॉस्किटो की। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है नॉर्मली मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया किसके काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज। वेरी गुड, फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज भी कई प्रजाति की होती है। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है, जिसमें से एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीसीज है, जो कि आपका ये मलेरिया पैरासाइट कहलाता है। पैरासाइट तो पता है ना, क्या, an organism which are totally depends on us। ठीक है, दैट इज द, उसको हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, हेटरोट्रॉप्स तो हम लोग भी हैं, लेकिन वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, बट दोज ऑर्गेनिज्म हु टोटली डिपेंड्स ऑन अस, जो हमसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज द पैरासाइट, लाइक मस्किटोज हो गए। ठीक है, लाइक यानी कि जुमेटिक्स बोल सकते हो, टिक्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैरासाइडियम है, जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। तो देखो मच्छर अपनी प्रजाति कितनी जल्दी बढ़ाता है, कहते हैं ठहरा हुआ पानी घर में मत रखो, कूलर में, फ्रिज में पानी मत जमा होने दीजिए, क्योंकि वो एक बार लेस करेगा एक अपना तो नंबर ऑफ स्पीसीज निकालेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब कितनी अरबों की संख्या में मच्छर हो जाएंगे घर में, समझ जाइए, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। एक सेल मल्टीपल, ये एक सेल है, ये एक सिंगल सेल है, और इसके अंदर देखो कितने सारे निकल रहे हैं। अगर ये सेल बर्स्ट होती है तो इतने सारे निकल आएंगे बाहर, सोचिए। तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है,
जिसमें एक साथ कई सारे सेल निकल सकते हैं। तो फिजन के एग्जाम्पल में आप सबसे पहले अमीबा का देंगे, क्योंकि आपकी बुक में बाइनरी फिजन बना हुआ है, और मल्टीपल फिजन भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेट, मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, तो दूसरा हो जाता है आपका बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, अब हाइड्रा का स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसा होता है भाई, ये आपका कुछ इस तरह से हाइड्रा का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये टेंटिकल्स बने रहते हैं, ऐसा ही बना लो कुछ। Yes, ma'am. फिंगर जैसा मिडल। हाँ, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा हाइड्रा का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक बड जैसा होता है। ठीक है, ये बड होता है हाइड्रा। कहते हैं कि हाइड्रा, ये इसको बोलते हैं ऑर्गन डेवलपमेंट। मतलब आप अपनी बॉडी के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी के ऑर्गन के थ्रू भी नया इंडिविजुअल बना रहा है। तो ये तो हाइड्रा की बॉडी ही है, और बॉडी में एक बड निकला हुआ है। इसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये बड धीरे धीरे ग्रो अप करना शुरू हो जाएगा। क्या करना शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे ग्रो अप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे ग्रो अप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो बड है पूरी तरह से एक नया हाइड्रा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक नया हाइड्रा बन जाएगा, और ये ब्रेक होके और फिर से एक लिविंग लाइफ जीने लगेगा, बिल्कुल एक सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल बना लेगा। तो बडिंग इन हाइड्रा, इसको फेवरेबल कंडीशन मिला और इसने अपना बड में ग्रोथ शुरू हो गई, उसमें टेंटिकल्स आने शुरू हो गए, और एक टाइम ऐसा आया कि उसने बिल्कुल अपने बॉडी पार्ट से ही सेम काइंड का हाइड्रा बना लिया, और फिर वो हाइड्रा ग्रो अप करने लगा, एक सिंपल लाइफ अपना सर्वाइव करने लगा। ठीक है, तो बडिंग इन हाइड्रा, ईस्ट का भी एग्जांपल दे सकते हो, बडिंग इन ईस्ट भी दे सकते हो, ईस्ट में भी सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया